हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। आज के सेशन में हम देखेंगे पीवाईक्यू से संबंधित शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि के पीवाईक्यू इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन आज इसमें हम क्या करेंगे, शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि के जो आपका पेपर हुआ था यूपीएचएससी एंड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे 1 से 2 सब जो लेक्चर मिलते हैं। चलिए देखते हैं, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है। शैक्षिक दक्षता के लिए क्या चाहिए होता है। शिक्षण कौशलों में निपुणता होनी चाहिए, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता होनी चाहिए, ये भी चाहिए होता है। शिक्षण में संचार माध्यम एवं तकनीकों के समुचित उपयोग की निपुणता होनी चाहिए, तो ये भी होनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शैक्षिक दक्षता का सामान्य अर्थ शिक्षा से संबंधित होता है, क्रियाकलापों में निपुणता प्राप्त होने से होता है इसका संबंध। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि शिक्षक जो शिक्षण कौशल में निपुणता चाहिए, उसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जो संचार माध्यम में एवं तकनीकों का भी उसमें उपयोग करना चाहिए शिक्षण से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य में कोई संबंध नहीं है, पहले ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मापन और मूल्यांकन के मध्य में संबंध होता है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, ये ठीक है आपका। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है, यानी कि ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें गलत पूछा गया है, इसलिए ए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए ही गलत दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। मापन और मूल्यांकन के पारस्परिक संबंध का सही रूप इस प्रकार है, देख लेते हैं। मापन एवं मूल्यांकन परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, अर्थात मूल्यांकन मापन से विस्तृत है। जो मूल्यांकन होता है मापन से बड़ा होता है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जो मापन होता है किसी चर को अंक प्रदान करती है, अर्थात मापन के अंतर्गत अंकों द्वारा माप को व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अंकों के द्वारा। मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्य का अंकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। मूल्य जो उनको नंबर्स मिलते हैं उसका अंकन किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि जो मापन और मूल्यांकन होते हैं परस्पर उनमें संबंध होता है, लेकिन ए जो ऑप्शन दिया था उसमें संबंध नहीं होता दिया था, इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, ये उसमें नहीं रखी गई थी। पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, हाँ ये रखी गई थी उसमें, जो 2016 का था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो रहा है। देख लेते हैं आगे भी ऑप्शन दिए हुए हैं बाकी के और क्वेश्चन। पर्यवेक्षण द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों को के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय। मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना, तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो वर्ष 2016 में यूजीसी द्वारा पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना से संबंधित अधिसूचना गुणवत्ता अनुसंधान सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को कहते हैं पेडागोजी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को पेडागोजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों के अध्यापन के लिए जिस कला, चातुर्य, विज्ञान, कौशल का प्रयोग किया जाता है उसे पेडागोगी कहते हैं। इसमें सहभागी शिक्षण विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश होता है, साथ ही साथ अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। पेडागोगी में शिक्षक का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी हो तो सीटेट में काफ़ी पेडागोजी आती है। अगर सीटेट वगैरह केबीएस या फिर कोई भी आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए डिटेल में अगर आपको पढ़ना है जीएस, तो आप मेरा एक चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस का, मेरे ही नाम से सत्यम परमार से आप सर्च करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पर डे 1 से 2 लेक्चर उस पर भी लेती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती है, क्या नहीं सम्मिलित होती है इसमें, प्रश्नावलियाँ, अनुसूचियाँ, साक्षात्कार या फिर पुस्तकें। जो प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं है वो है आपकी पुस्तकें, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। प्राथमिक समंकों के आकलन हेतु प्रश्नावलियाँ
अनुसूचियों तथा साक्षात्कार माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुस्तक समंक संकलन का द्वितीय स्रोत है। ये क्या है? पुस्तक कैसा है? द्वितीय स्रोत माना जाता है। समंक संकलन के आधार पर दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राथमिक समंक या फिर मूल समंक, द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंकों का संकलन अध्ययनकर्ता या फिर शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वयं के उद्देश्य हेतु किया जाता है, जबकि द्वितीय समंकों का संकलन पहले से ही किसी व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा किया हुआ होता है। जो प्राथमिक होता है वो क्या करता है? खुद करता है। जो शोधकर्ता होता है वो अपने आप लागू करता है, और जो द्वितीयक समंक होता है वो पहले से किसी ने लागू किया हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का जो स्तर नहीं है आपका कौन सा है? स्मृति स्तर, विभेदीकरण स्तर, विमर्शी स्तर या फिर अवबोध स्तर। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विभेदीकरण स्तर। ये कोई शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी के स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर ये सब आपके कैसे हैं? शिक्षण के स्तर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। स्मृति स्तर शिक्षण उसे कहा जाता है जिसमें छात्र अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रहते हैं। क्या करते हैं उसमें? सिर्फ वो रटंत विद्या करते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ABCD ये सब उनको रिदम से याद रहती हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? पहचान नहीं होती है। जो स्मृति होती है उसमें कोई उनको पहचान नहीं होती है, सिर्फ वो पढ़ते जाते हैं, अपना रट्टा लगाते जाते हैं, यही होता है। अवबोध स्तर किसी विषय वस्तु के प्रति पहचान कायम करने, उसकी प्रकृति को समझने से लिया जा सकता है। जैसे कि अपन पहुंच जाते हैं किसमें? 7th 8th 9th 10th क्लास में पहुंच जाते हैं। उसमें क्या होता है? समझने लगते हैं, हम चीज़ों को पहचानने लगते हैं, थोड़ा सा भी हमको याद करने की भी शक्ति रहती है और समझने की भी रहती है। चिंतन स्तर या फिर विमर्शी स्तर मानसिक प्रक्रिया जो समस्या आधारित होती है, हमें समस्या का समाधान प्रदान करती है। चिंतन स्तर हमें रिफ्लेक्टिव लेवल तब आता है जबकि जैसे हम शोध वगैरह करते हैं, उसमें सोचने का, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है चिंतन का स्तर या फिर विमर्श या फिर मानसिक प्रक्रिया जो होती है आपकी कैसी होती है? सबसे हाईएस्ट लेवल पर होती है, सबसे एंड में ही आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये आपका स्थित है लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? पेडागोगी आपका प्रयोगशाला से, व्यायामशाला से, पुस्तकालय से या फिर पठन पाठन शिक्षण कार्य से। तो ये जुड़ा हुआ है आपका पठन पाठन शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है पेडागोगी। पठन पाठन शिक्षण कार्य की प्रक्रिया विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली, नीतियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी होती है? स्थान त्रुटि, स्थिर अचर त्रुटि या फिर प्रत्युत्तर की त्रुटि या फिर प्रत्याशा त्रुटि। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्युत्तर की त्रुटि। ये कैसी होती है? फलांक की त्रुटि होती है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वेक्षण, शैक्षणिक मुद्दे आदि का निराकरण किया जा सकता है, इसलिए ये कैसी होती है? प्रत्युत्तर फलांक की त्रुटि होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए इसके बारे में जो सही होगा वो हमें देखना है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर शिक्षक को विषय समझ में ही नहीं आएगा तो उसके क्या वो बच्चों को ढंग से पढ़ा पाएगा? शिक्षण की प्रभावशीलता उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। उसमें व्यक्तित्व का कोई वो नहीं है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। लिखावट से भी ज़्यादा वो नहीं है। लिखावट अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा सार्थक तो ये नहीं है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। ये ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, क्योंकि शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, ऐसा शिक्षक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि थोड़ी देर छात्र जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, उसमें तर्क की शक्ति तभी तो बढ़ेगी जब वो सोचेगा। तो इसलिए आपका ए और डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं ए और डी कौन से में है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना, ये सबसे मेन उद्देश्य होता है। अगर छात्र सोचेगा नहीं तो उसकी तर्क वितर्क की शक्तियाँ उसमें कैसे प्रभावित होंगी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया है। क्या घोषित किया है इसको? सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के विकास हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक या फिर पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक,
जो 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया है वो किया है सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल जी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 1992 को स्कूली बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। कितने सदस्य थे उसमें? 8 सदस्य थे। इस समिति का विचार विषय था जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता के निर्माण के साथ साथ अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना था। ये क्या था? इनका विषय था, इस पर उन्होंने विचार किया था। तो ये किसकी थी? प्रोफेसर यशपाल सिंह जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है पूछा है इसमें। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद सितंबर 1981 में हुआ था, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी के देख लेते हैं। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय था 1985 है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये अगस्त 1995 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से। और प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? वो थी आपकी तमिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है, किसको शिक्षा प्रदान करता है? ये उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, या फिर माध्यमिक शिक्षा, या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रदान करता है आपको उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वर्ष 2006-07 में भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली आवासीय विश्वविद्यालय की एक श्रृंखला के तहत प्रारंभ किया गया था। इसके तहत बालिकाओं को 12वीं तक की हॉस्टल सुविधा युक्त शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके खर्च में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी कितनी होगी? 75:25 होगी। जो केंद्र की भागीदारी होगी 75% और राज्य की भागीदारी होगी वो 25% होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का समूह है। ये तो ठीक है आपका। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। ये ठीक है, ये आगामी के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका अर्थ सिर्फ बड़े मानचित्र पर वर्तमान विश्वविद्यालय के स्थान निरूपित करना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ बड़े मानचित्र पर नहीं है और ना उसी जो वर्तमान में नहीं है, ये आगामी के लिए भी है। आगे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। ये भी ठीक हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन आपका गलत है, तो इसलिए सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। विद्यालय मानचित्रण विभिन्न तकनीक एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? निदान होगा। निदान के उसके बाद में प्रक्षेपण आएगा। प्रक्षेपण के बाद में प्रस्ताव आएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विद्यालय मानचित्र एक ऐसी प्रस्तुतिकरण होती है जिसके माध्यम से नक्शे को एक बार देखने से उस स्कूल की सभी शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। मानचित्र तो मस्ट है, हर काम में ज़रूरी है मानचित्र। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप भी बनाया करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? लैंगिक दूरियों को कम करना, आर्थिक एवं नियोग्यता बाधाओं को दूर करना, सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा। तो माध्यमिक स्तर की नहीं थी, ये सभी के लिए थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। तो ये भी ठीक था। इसका जो सी ऑप्शन है वो उसका गलत दिया गया है, इसलिए सी सही हो जाएगा।
इसकी अवधारणा माध्यमिक स्तर तक शिक्षा में अवधारणा थी। ये किसकी थी? सार्वभौमिक अवधारणा थी। ठीक है, सभी के लिए थी, माध्यमिक के लिए नहीं थी अकेली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? स्थानिक एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं, जनांकिकीय आयाम, स्थानिक एवं जनांकिकीय आयाम, मानदंड स्थानिक जनांकिकीय आयाम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें स्थानिक एवं जनांकिकीय आयाम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों से अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना। ये ठीक है आपके, और भी देख लेते हैं, वो दोनों तो ठीक दिए गए हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन आरंभ करना, ये ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना उसमें नहीं रखा गया था, डी ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए वो डी सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय स्तर पर बनाई गई है, जिसमें प्राचार्य, शिक्षक, छात्र व अभिभावक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका कार्य विद्यालय प्रबंधन करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे की प्रति सप्ताह वर्णित है। कितना है? तो प्रति सप्ताह में 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे होने चाहिए। ये 2009 में रखा गया था, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, RTE 2009 1 अप्रैल 2010 से मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करने हेतु संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था इसे, और संविधान संशोधन 2020 के द्वारा अनुच्छेद 21A इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर 200 छात्र हैं तो वहाँ पे शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए 6 होने चाहिए शिक्षक। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है, वो कौन सी है? आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या फिर SIRT सर्व शिक्षा अभियान, या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। तो जो राष्ट्रीय जो प्राधिकारी संस्था है वो है आपकी SIRT, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। ये पूछा जा सकता है कि किस में लागू नहीं किया गया था? जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। इस अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजस्थान राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SIQE का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा सतत एवं मापक मूल्यांकन व बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को आदर्श विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया। इस हेतु SIQE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। IASI CTE एवं सभी जिलों की डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है, कौन सी है आपकी? इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी SIERT, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में की गई थी। यह विद्यालय शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है, शिक्षक प्रशिक्षण आदि से संबंधित कार्य संपादित ये करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा आयाम शामिल किए गए हैं? चुनावी एवं वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा। इनमें से तो कोई भी नहीं था आपका, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे दिया गया है। ये सभी नहीं होगा, अगर इनमें से कोई नहीं होता तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता, बाकी कि ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। 8 सितंबर 2009 को प्रारंभ किया गया साक्षर भारत कार्यक्रम केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना है। किसके द्वारा की गई थी? केंद्र के द्वारा शुरू की गई थी।
जो 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर व नवसाक्षर, किस किस के लिए थी ये? 15 वर्ष से अधिक के असाक्षर यानी कि जो पढ़े लिखे और नहीं बिना पढ़े लिखे और पढ़े लिखे जो थे व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई थी। जो ये वाला प्रश्न दिया गया था इसके ऑप्शन सही नहीं थे, इसलिए इसको आयोग ने हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या था? उसका विषय था यशपाल समिति का भी हमने पढ़ा था, बिना बोझ के सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। ठीक है, डिटेल स्टडी के लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से। मेरा नाम भी वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।